हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। देख, संभल कर जाना, बच्चों का ध्यान रखना, प्लेटफॉर्म पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी चाहिए हो तो खिड़की में से ही ले लेना। सामान को अच्छे से ताला लगा कर रखना और बच्चों को सुन अकेले वॉशरूम मत जाने देना। ना ही तो बच्चों को छोड़कर जाना। उतरते ही पहले मुझे फ़ोन करना। मोबाइल अच्छे से चार्ज रखना, मैं फ़ोन करता रहूँगा। समझी? पिछले 15 दिनों से ये 50वीं बार सुन रही हूँ। बेवजह ही इतना परेशान हो रहे हैं। बच्ची नहीं हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, जानता हूँ, तभी ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। अकेले होती तो इतना टेंशन नहीं होता। तेरी नहीं, बच्चों की फ़िक्र है। अच्छा जी, इसका मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपकी नज़रों में वैल्यू की बात नहीं है यार। पिछले 8 सालों में कभी इस तरह अकेले कहीं गई नहीं है, तो और वो भी इतने लंबे सफ़र में। तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, टिकट कैंसिल करवा ले। अगले महीने चलते हैं ना साथ में। सृष्टि अभय के पास आकर बोली, अभय, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेले बच्चों के साथ सफ़र नहीं कर सकती? खुलकर बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अभय सृष्टि का हाथ पकड़कर, सृष्टि, दरअसल इन 8 सालों में तुम कहीं भी कभी भी मेरे बिना नहीं गई हो। जहाँ भी गई हैं हम साथ ही गए हैं। और तुमने बताया है कि शादी से पहले भी तुम कभी अकेले नहीं गई हो, तो इसीलिए थोड़ा डर है। और फिर मम्मी ने भी कहा है कि तुमसे अकेले बच्चे संभलते नहीं हैं। फिर 16 घंटों का सफ़र तुम बच्चों को कैसे संभाल पाओगी? एक बात कहूँ अभय, शादी से पहले मेरा कहीं न जाना, उसका कारण तुम्हें भी पता है। हमारा ऐसा कोई करीबी रिश्तेदार था ही नहीं। कहीं जाना भी होता था तो मम्मी या पापा चले जाते थे। शादी के बाद ऐसा नहीं है कि मैं अकेले जाना नहीं चाहती थी या जा नहीं सकती थी, लेकिन कभी तुम लोगों ने मुझे मौका ही नहीं दिया। रही बात मम्मी की, मुझसे 2 बच्चे नहीं संभलते, तो उनकी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ इतना कहूँगी, एक बच्चे की सबसे अच्छी परवरिश एक माँ ही कर सकती है। अभय को अभय, वो बात तो सही है, पर यहाँ मम्मी भी तो है ना साथ में। वहाँ सफ़र में सृष्टि कर सको तो भरोसा करो। अभय, इससे ज़्यादा मुझे अब कोई बात नहीं करनी। प्लीज़ तुम कैब बुक करो, मैं सामान नीचे लेकर उतर रही हूँ। अभय, तुम कहो तो मैं स्टेशन तक चलूं? सृष्टि, नहीं। अभय, तुम्हें मीटिंग में भी तो जाना है ना, तुम जाओ, मैं समय समय पर मैसेज करती रहूंगी। सृष्टि अभय से हाथ छुड़ाकर खड़ी हुई। अभय भी खड़े होकर नाराज होकर जाना है। सृष्टि पलटी और अभय के करीब जाकर उसके गाल पर किस करके बोली, ट्रस्ट मी अभय, वाई एंड टेक केयर। सृष्टि सामान लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। अभय भी दूसरा बैग लेकर नीचे उतरा और फ़ोन से कैब बुक करने लगा। सृष्टि नीचे उतरी और डाइनिंग टेबल पर बैठे अपने सास और ससुर के पांव छूकर बोली, चलती हूँ मम्मी पापा, अपना ध्यान रखना। आप दोनों की दवाइयाँ अभय को समझा दी हैं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर दीजिएगा। सास, हाँ हाँ, ठीक है, इतने सालों से हम ही ले रहे हैं, हमको भी तो याद हो गया होगा ना। हर बार ये मास्टरी मत झाड़ा कर। तुझे क्या लगता है तेरे बिना हम कुछ कर नहीं सकते क्या? अरे, तुझसे पहले ये घर में संभालती थी और तुझसे कई गुना बेहतर संभालती थी। सृष्टि, जानती हूँ मम्मी, मैं भी सब कुछ आपसे ही तो सीखी हूँ। मिष्टी, किट्टू, चलो बेटा, दादू दादी को बाय करो। बच्चे साथ में बाय दादू बाय दादी। इतनी ही देर में कैब भी आ गई थी। अभय ने सामान कैब में रख दिया था। सृष्टि बच्चों के साथ बाहर आ गई थी। वो बच्चों को कैब में बिठाकर अभय के पास गई। अपना ध्यान रखना और मम्मी पापा का भी लव यू बाय। तुम भी अपना ध्यान रखना और जो मैंने समझाया उनको भूल मत जाना। सामान कुली से सृष्टि बीच में टोकते हुए, बस अभय प्लीज़। अभय बैठो, चलो बाय। सृष्टि कैब में बैठी और स्टेशन के लिए रवाना हो गई। मन ही मन सोच रही थी, दुनिया भर का ज्ञान दे देंगे लेकिन वो नहीं कहेंगे जो मैं सुनना चाहती हूँ। पता नहीं अभय को, मम्मी पापा को कभी मेरी कमी खलेगी भी या नहीं। हम लड़कियां इन सब रिश्तों को कितनी आसानी से अपना लेती हैं। हमें अपनाने में इन सबको इतना वक्त क्यों लगता है? करीब आधे घंटे की दूरी तय कर सृष्टि स्टेशन पहुंची। कैब से उतरकर उसने एक कुली को आवाज लगाई, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ले जाना है भैया। कितना लोगे? 150 रुपये लगेगा मैडम। 150 क्या भैया, इतना तो घर से यहाँ तक का रिक्शा का किराया भी नहीं लगता। अरे मैडम, इन कैब वालों को बिना मोल भाव के पैसे दे देंगे, लेकिन हम जैसे ज़रूरतमंद लोगों को नहीं पैसे।
तो दूंगी ही भैया, लेकिन आप बाजे तो बताओ, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की सीढ़ी ही तो चढ़नी है। यहाँ से 140 दे देना। अभी मैडम इससे कम नहीं होगा। नहीं रहने दो भैया, आप लोग बच्चे देकर फायदा उठाते हैं। सिर्फ 3 नग ही तो हैं, छोड़िए आप ले लूंगी मैं खुद। अरे मैडम क्यों जिद कर रही हैं, चलिए 130 में फाइनल कीजिए। आगे आपकी मर्जी। नहीं भैया आप रहने दीजिए, मैं देख लूंगी। सृष्टि ने एक व्हील वाली अटैची के ऊपर बैग रखा और दूसरी बैग जो बिना व्हील का था उसे उठा लिया। दोनों बच्चों को अपने से आगे किया और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के भीतर प्रवेश करने लगी। वो कुछ दूरी तक ही गई कि वो कुली वापस आया और बोला, लाओ मैडम सामान हमें दो, आप बच्चों को संभालो, आपका जो दिल करे दे दीजिएगा। कुली ने सामान उठा लिया और प्लेटफॉर्म 6 की तरफ चलने लगा। सृष्टि उसके पीछे पीछे अपने दोनों बच्चों को लेकर चल दी। करीब 7-8 मिनट में ही वो अपनी बोगी S8 के सामने खड़ी थी। कुली सीट नंबर क्या है मैडम? सृष्टि 25 और 26, लेकिन आप रहने दीजिए, मैं ले लूंगी। यहाँ से कुली, अरे कोई नहीं मैडम, आप आइए भीतर, मैं रख देता हूँ। सृष्टि पहले से ही खड़ी अपनी ट्रेन में चढ़ी और फाइनली अपनी सीट पर पहुंची। कुली ने सामान सही से सीट के नीचे रखा। सृष्टि ने अपने पर्स से 150 रुपए निकाल कर कुली को दिए। कुली मुस्कुराया और बोला, क्या मैडम इतना किचकिच किया? और अभी कुली ने 100 रुपए लिए और 50 वापस करते हुए बोला, मेहनत का ले रहा हूँ मैडम, इतने में घर पर कुछ तो खाने को ले जाऊंगा। कहते हुए वो ट्रेन से नीचे उतर गया। सृष्टि कुछ देर तक तो उसकी ईमानदारी पर विचार करती रही। अचानक से उसने अपने पर्स में से एक पेन और छोटी डायरी निकाली और उस पर कुछ लिखने लगी। तभी उसकी 6 साल की बेटी बोली, मम्मी अब इस पर भी। सृष्टि मुस्कुराई और पेन कागज पर्स में रखते हुए बोली, हाँ बेटा। सृष्टि आज पहली बार इस तरह अकेले सफर कर रही थी। वो खुश तो थी बहुत, पर सच तो ये है कि वो भीतर से बहुत डरी हुई थी। लंबा सफर, बच्चे, अनजान लोग, ऊपर से रात होने की टेंशन। लेकिन वो हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करती थी। अपना डर या परेशानी वो कभी किसी से साथ साझा नहीं करती थी। अपनी सारी बातें साझा करने के लिए सृष्टि एक अलग ही रास्ता अपनाती थी, जिसके बारे में सिर्फ उसकी बेटी मिष्टी ही जानती। उसका 4 साल का बेटा किट्टू, उसके पति अभय, सास ससुर सभी इस बात से अनजान थे सृष्टि के जीवन का ये सफर कैसे व्यतीत होता है और क्या था जो वो सबसे छिपाकर बैठी थी। कुछ देर बाद ही ट्रेन अपने गंतव्य से रवाना हुई। सृष्टि और उसके दोनों बच्चे अभी नीचे वाली सीट पर ही बैठे थे। ट्रेन के चलते ही सृष्टि मन ही मन थोड़ी विचलित सी होने लगी, क्योंकि उस बोगी में अब भीड़ भी बढ़ने लगी थी। सामान रखने की जद्दोजहद और सीट ढूंढने की मगजमारी लोगों में साफ दिख रही थी। किट्टू इन सब से बेखबर खिड़की पर सिर टिकाए बाहर के नज़ारे देखने में व्यस्त था। ट्रेन भी अब अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। सृष्टि भीड़ को देखकर थोड़ी डरी हुई तो थी। पहली बार इस तरह सफर करना उस पर पतिदेव की हिदायतें, सासू माँ जी के ताने रह रहकर उसके जहन में घूम रहे थे। शाम ढलने को थी और ट्रेन अपने पहले स्टेशन पर रुकी। करीब 25 मिनट की दूरी के बाद स्टेशन पर रुकते ही किट्टू ने समोसे लेने की जिद की। सृष्टि ने ट्रेन में ही आए एक शख्स से 2 समोसे लिए और दोनों बच्चों को दिए। दोनों बच्चे नाश्ते के साथ साथ स्टेशन देखने में व्यस्त थे। तभी सृष्टि को एक बार फिर से अभय का फोन आया। ये अब तक अभय का तीसरा फोन पहुंच गए ना पहले स्टेशन पर, लेकिन सुन, कहीं उतर मत जाना। जो भी लेना हो अंदर आने वाले लोगों से ही ले लेना। मैं तो कहता हूँ कुछ ना ही लो तो अच्छा है। आजकल लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं है। अकेली औरत देखकर ना जाने क्या क्या प्लान करते हैं। और अगर लेना ही है तो बोगी में जब बहुत से लोग लें फिर ही लेना, समझी? और सुन, अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, देर रात तक चलेंगी। अभी फ़ोन नहीं कर पाऊंगा, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी फ़ोन करूँगा। फ़ोन को अपने पास ही रखना, बच्चों का ध्यान रखना, चल रखता हूँ। इतना कहकर बिना कुछ सुने अभय ने फ़ोन रख दिया। एक हेलो के अलावा सृष्टि को कुछ मौका ही नहीं दिया। फ़ोन रखकर सृष्टि मन ही मन सोचने लगी, एक तो मैं पहले ही घबराई हुई हूँ, ऊपर से बार बार ये ऐसे फ़ोन करके मेरी टेंशन और बढ़ा देते हैं। 8 साल हो गए लेकिन आज भी 2 लफ्ज़ प्यार के सुनने के लिए तड़प रही हूँ।
ना जाने कभी ये मेरी फीलिंग समझेंगे भी या नहीं। हर बार सोचती हूँ कि इस बार तो बोलेंगे, अब तो बोलेंगे, लेकिन नहीं। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, एक अलग ही दुनिया बसा ली है। इन्होंने कभी तो वक्त निकाल कर चंद घड़ियां साथ में बैठे, कुछ मेरी सुने, कुछ अपनी सुनाए। सृष्टि अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी एक आवाज ने उसके ध्यान को भंग किया। सामने वाली सीट पर एक औरत पीट करके खड़ी हुई थी। ब्लैक कलर की जीन्स, रेड कलर का घुटनों तक लॉन्ग टॉप, कंधे पर साइड बैग, हाथ में इम्पोर्टेंट घड़ी और स्मार्टफोन। दूसरे हाथ में एक अटैची व्हील वाली। ओ हेलो भाई साहब, एक्सक्यूज मी, दिस इज माई सीट, ये मेरी सीट है, उठिए। अरे क्या हुआ मैडम, सीट ही तो है, आप मेरी सीट पर चली जाइए। वो पीछे वाली 34 नंबर पर। मैं आपकी सीट पर क्यों जाऊं, और जब आपकी खुद की सीट कंफर्म है तो आप यहाँ मेरी सीट पर क्या कर रहे हैं? अपनी सीट पर जाकर आराम फरमाइए। अरे वो मेरे पैर में थोड़ी तकलीफ है, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, तुम वहाँ चली जाओ, कुछ घंटों में तो मैं उतर ही जाऊंगा। माफ़ कीजिए भाई साहब, लेकिन मैं अपनी सीट पर ही बैठूंगी, आप प्लीज़ अपनी जगह जाइए। अरे पर मैंने अपना सामान यहाँ रख दिया है, थोड़ा एडजस्ट कर लो मैडम। आई एम सॉरी, अपना सामान लीजिए और अपनी सीट पर जाइए। एक अन्य यात्री, अरे मैडम क्यों जिद कर रही हो, एक ही तो बोगी है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लो, ये पीछे वाली सीट ही तो है, कौन सा दूर जाना है आपको। औरत, देखिए ये मेरा और इनका मामला है, इसीलिए आप बीच में ना ही बोलें तो बेहतर होगा। फिर भी अगर आपको इन पर इतनी ही दया आ रही है तो आप ही मदद कर दीजिए। इनकी इनका सामान निकालने में वो यात्री उस औरत की बात सुनकर खामोश हो गया। सृष्टि के साथ साथ उस डिब्बे में बैठे सभी यात्री अब उस बहस को देख रहे थे। हद करती हो मैडम, हद मैं कर रही हूँ या आप? मैं अच्छे से समझती हूँ आप जैसे लोगों की ये चोचले। तकलीफ है तो टीसी से बात करिए, वो अरेंज करवा देंगे। आपकी सीट इस तरह किसी और की सीट पर बैठना तो सही नहीं है ना। ठीक है, ठीक है मैडम, अपना ज्ञान अपने पास रखो, जा रहा हूँ। वो शख्स गुस्से से अपना सामान निकालता हुआ अपनी सीट पर चला गया। कुछ मिनटों में ही ट्रेन फिर से चल पड़ी। सृष्टि ने इसी बीच मिडिल सीट खोलकर अपने बच्चों को ऊपर बिठाकर उन्हें खाना दे दिया। उस औरत ने भी अपना सामान अच्छे से सेट किया, अपनी सीट पर बैठ गई। सृष्टि और उस औरत ने अभी तक एक दूसरे को देखा ही नहीं। सृष्टि अपने बच्चों की सीट के पास खड़े होकर उनको खाना खिलाने में व्यस्त थी कि कुछ देर बाद सृष्टि के बच्चे ऊपर की सीट पर बैठकर एक किताब पढ़ने में मशगूल हो गए। सृष्टि अब अपनी सीट पर बैठकर बाहर खिड़की से नज़ारे देखने में व्यस्त हो गई। सृष्टि भी अपने बैग में से एक किताब निकालकर पढ़ने लगी। तभी सामने की सीट पर बैठी औरत बोली, तुम सृष्टि हो ना? आवाज़ सुनकर सृष्टि ने भी सामने की तरफ देखा और आश्चर्य से बोली, इशू तुम? इशिका कैसी हो यार, तुम तो कॉलेज के बाद घूम ही हो गई, आज इतने सालों बाद ऐसी मिली हो, बहुत बदलाव आ गया है तुम में यार। लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली हो इशू, आज भी वही तेवर है तेरे। हाँ हाँ वो तो है। और बता क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? कुछ नहीं, बस कॉलेज के तुरंत बाद मेरी शादी हो गई, फिर बच्चे, घर परिवार, जिम्मेदारी, अकेली रहती हूँ, ना ही मेरे सास ससुर भी हैं। अकेली रहती हो ना? नहीं, मेरे सास ससुर भी है ना। तुम बताओ तुम कैसी हो, अंकल आंटी कैसे हैं? मम्मी पापा बिल्कुल मस्त हैं। मेरी तो अभी 2 साल पहले ही शादी हुई है, वो भी लव मैरिज। मैं और शरद एक ही कंपनी में काम करते हैं, और बच्चे बच्चे नो वे, अभी उस बारे में सोचा ही नहीं, पहले कैरियर, पैसा, फिर बच्चे। वैसे ये बता हमारे जीजू क्या करते हैं? ये भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। ओके, फिर तुम सबका खर्चा चल जाता है? हाँ यार बस चल जाता है, कभी कभी थोड़ी तंगी होती है पर मैनेज कर लेते हैं। सृष्टि, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं यार, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, कुछ जॉब क्यों नहीं कर लेती? मैंने एक दो बार शुरुआत में कहा तो था इनको, पर इनके परिवार में ये सब की परमिशन नहीं है, और फिर मम्मी से घर का काम भी नहीं होता, बच्चों की भी जिम्मेदारी है, तो वो सब ठीक है। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन एक हाउस वाइफ का कोई अस्तित्व नहीं होता। पढ़ लिख कर जब चूल्हा चौका ही करनी है तो फिर इतना दिमाग और पैसा क्यों वेस्ट करना? मैं और शरद तो मिलकर महीने के 40-50 हज़ार कमा लेते हैं, अकेले रहते हैं, खुद का फ्लैट है, गाड़ी है, जिंदगी के पूरे मज़े भी लेते हैं, हर साल आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं,
अलग अलग जगहों पर घूमने, सप्ताह में एक बार होटल भी जाते हैं। घर के कामकाज के लिए बाई रखी हुई है। लाइफ इज फुल ऑफ फन। तुम बहुत लकी हो डियर, लेकिन तुम इतनी ही बेवकूफ़ हो। अरे कुछ तो कर ही सकती हो, आजकल तो घर बैठे हुए भी कितने काम होते हैं। अच्छा चल छोड़ इन सब बातों को और बता, कहाँ कहाँ घूमने गई है तू? काफी देर से खामोश बैठी सृष्टि की बेटी उन दोनों को ही देख रही बातचीत को सुनते ही अचानक से बोली, आंटी मैं कब से सुन रही हूँ आप मम्मी को बार बार काम के लिए बोले जा रही हैं। आपको शायद ये जानकर ताज्जुब होगा कि मेरी मम्मी एक लेखक हैं। ये मेरी मम्मी की ये जो किताब मेरे हाथों में है ना, ये लिखी हुई है। इशिका को ये सुनकर थोड़ा गुस्सा आया और वो सृष्टि की बेटी के इस तरह बोलने पर थोड़ी नाराज हुई। वो अब सृष्टि का मजाक बनाते हुए, ओह तो तुम लेखक हो, वैसे एक बात पूछो लेखिका महोदय, कितना कमा लेती हो तुम ये बच्चों की किताबें लिखकर? मैं कमाने के लिए नहीं लिखती इशिका, तू भी जानती है मुझे लिखने का शौक है। शौक था, बस उस शौक को पूरा करने के लिए लिखती हूँ। हर काम में पैसे को ही अहमियत देना सही नहीं है। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनसे दिल को सुकून मिलता हो। बात तो वही आ गई ना फिर से। इतना सिर खपाकर लिखने से मिलता तो कुछ नहीं है ना। तुम्हें सच में ये तो महाबेवकूफ़ों वाला ही काम है। हेलो आंटी, बेटा आप किताब में ध्यान दो प्लीज़। लेकिन मम्मी आप इनको बताते क्यों नहीं? प्लीज़ बेटा आप ध्यान मत दो, आपने प्रॉमिस किया है ना मुझसे। ओके मम्मी सॉरी। क्या नहीं बता रही तुम सृष्टि? साफ साफ क्यों नहीं मान लेती कि सच में तुम एक बेवकूफ़ हो? कॉलेज में टॉप करने वाली लड़की आज घर की चार दीवारों में बच्चों की कहानियाँ लिख रही है। हाँ हाँ, सच में सृष्टि यू आर डम। अपने पति, अपने घर परिवार की तुम कोई मदद ही नहीं कर सकती हो। ये ही सच तुम चाहकर भी झुठला नहीं सकती। अगर आप कैपेबल हो तो रखिए, उनकी भी आजीविका होनी ज़रूरी है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हाउस वाइफ का मजाक बनाना और ये कहना कि हम कुछ नहीं करते, ये गलत है। वैसे ये बात अब तक सिर्फ एक राज थी जिसके बारे में सिर्फ मेरी बेटी ही जानती थी। इस लेखन से थोड़ी बहुत ही सही कमाई होती ही है, लेकिन मैंने कमाई के लिए कभी नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा ही नहीं। ना जाने कितने ऐसे प्लेटफॉर्म हैं इस लेखन से जुड़े हुए जहां मोटी कमाई, प्रमोशन, बुक पब्लिकेशन, सर्टिफिकेट्स, ना जाने क्या क्या देते हैं। लेकिन मेरे पास इतना समय ही नहीं जितना समय मिलता है सिर्फ अपनी संतुष्टि और शौक को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, और उससे भी कुछ रकम मिल ही जाती है। मैं जानती हूँ तुम्हारी तरह मैं किसी को भी ये कहूँगी कि मैं लेखक हूँ तो सबसे पहले मुझसे ये ही सवाल करेंगे, कितना कमा लेती हो? उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।